हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल एकेडमी वर्धा। तो बच्चों, जैसे कि हमारी ये बैच चल रही है मिशन बायोलॉजी 300 प्लस फॉर नीट 2023, इसमें हमने अब तक के सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इस लेसन में 3 लेक्चर कवर अप किए हैं। सबसे पहला लेक्चर था जिसमें हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ा। इंटरफेस जो कि प्रिपरेटरी फेज होता है सेल को डिवाइड करने के लिए। सेल डिवीजन में 90% टाइम सेल प्रिपरेशन में बिताता है, 10% टाइम में एक्चुअल वो डिवाइड होता है। सेकंड लेक्चर वाज ऑन माइटोसिस, इन दैट वी हैव कवर्ड द होल इवेंट्स ऑफ माइटोसिस इन अ वन शॉट लेक्चर। ओके, जस्ट वन लेक्चर में माइटोसिस हमने कवर अप किया था। मियोसिस जो कि थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, इसीलिए इसको हम 2 लेक्चर में डिवाइड करके समझते हैं। तो मियोसिस का इसके पहले वाला जो लेक्चर था पार्ट 1, उसमें हमने क्या पढ़ा है वो एक क्विक हम रिवीजन ले लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड विद द meiosis in a further way. Okay, so आगे जो meiosis हम पढ़ने वाले हैं, so today we are going to complete the whole process of meiosis in this lecture. लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम फटाक से रिवाइज कर लेते हैं कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। so देखो दोस्तों, ध्यान दो। फर्स्ट इसका मतलब जो प्रीवियस वाला लेक्चर है उसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। so अगर आप लोगों ने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है meiosis पार्ट 1, तो प्लीज पहले आप जाके वो देखिएगा, तभी आपको आज का जो लेक्चर है meiosis पार्ट 2 जिसमें meiosis खत्म होगा वो आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो पाएगा। ओके, चलो। सो मूविंग अहेड, सो वी हैव स्टार्टेड विद अ सेल डिवीजन नोन एज meiosis। सो देखो बच्चों, ध्यान दो, meiosis नाम का ये जो सेल डिवीजन है ये क्यों होता है? ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स एंड स्पोर इन लोअर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस में, मेल में टेस्टिस में और फीमेल में ओवरीज में, यही जगह है जहां पे meiosis होगा, गमेट बनेंगे। अदरवाइज पूरे बॉडी में क्या होता है? माइटोसिस होता है फॉर अवर ग्रोथ। ओके, सो meiosis ये जो सेल डिवीजन है इसमें वन मदर सेल जिसको कि हम डिप्लॉयड बोलते हैं एक्चुअली। ओके, सो meiosis में क्या होता है ना कि वन डिप्लॉयड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। एक मदर सेल डिवाइड होकर 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आते हैं, तो एक ही स्टेप में तो नहीं आएंगे बना। ओके, इसीलिए क्या होता है कि वन मदर सेल डिवाइड होता है 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप मतलब meiosis 1 जहां पे एक सेल डिवाइड होकर 2 बनेंगे, देन meiosis 2 जहां पे 2 डिवाइड होकर 4 बनेंगे। इस तरीके से एक मदर सेल डिवाइड होकर कितने गमेट बनते हैं? 4 गमेट्स बनते हैं। सो हम लोगों ने पिछले लेक्चर से क्या पढ़ना शुरू किया है? वी हैव स्टार्टेड विद द meiosis 1। ओके, meiosis 1 इज आल्सो नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि एक मदर सेल जो है वो डिवाइड होकर कितने 2 डॉटर सेल्स बनने वाले हैं, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलेंगे। मदर सेल डिप्लॉयड है, डॉटर सेल हैप्लॉयड है। ठीक है, सो इसको हम कौन सा डिवीजन बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। डिप्लॉयड, हैप्लॉयड। तो डिप्लॉयड का कांसेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि जो भी सेल डिवाइड होते वक्त 46 क्रोमोसोम्स बनाता है फॉर ह्यूमंस। ओके, अदरवाइज सारे एनिमल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट। फॉर ह्यूमन जो भी सेल डिवाइड होते वक्त 46 क्रोमोसोम्स बनाता है, दैट इज डिप्लॉयड। ठीक है, हैप्लॉयड क्या? अभी थोड़ी देर में हम आएंगे उस चीज पर। तो meiosis 1 हमने पढ़ना शुरू किया है जिसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो प्रिपरेटरी फेज, इंटरफेज जो है वो खत्म हो चुका है। बिफोर meiosis, before the start of meiosis, mother cell has completed the interphase, preparatory phase, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है और मदर सेल ने अपने ओरिजिनल डीएनए की कॉपी कर ली है। नाउ इट हैज 2 डीएनए। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि meiosis 1 में सबसे पहले डिवाइड कौन होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ओके, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस सबसे पहली बात है। देन फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर एक्चुअल सेल डिवाइड होता है। सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, इट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस 1। इसको हम कैरियोकाइनेसिस 1 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे meiosis 1 में ये आ रहा है इसीलिए। ठीक है, meiosis 1 के अंदर कैरियोकाइनेसिस 1, उसमें 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इन दैट वी हैव कंप्लीटेड विद द प्रोफेज 1 ओनली। ठीक है, अब तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है भाई? प्रोफेज 1। तो बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ये प्रोफेज 1 नहीं होता तो एक मदर और एक फादर, इनको अगर 2 बच्चे या 3 बच्चे रहते हैं तो तीनों या दोनों भी एग्जैक्ट सेम दिखते थे। समझ में आया ना? आपके और आपके भाई बहन के जन्म के वक्त आपके मदर और फादर जो है वो सेम है, तो लॉजिकली देखा जाए तो आप और आपके भाई बहन एग्जैक्ट सेम दिखने चाहिए थे, पर दिखते हैं क्या? नहीं। क्यों?
क्योंकि एक मदर अपने लाइफ में जितने गमेट बनाएंगी सारे डिफरेंट कैरेक्टर वाले रहते हैं। एक फादर अपने लाइफ में जितने गमेट बनाएगा सारे अलग अलग कैरेक्टर वाले रहेंगे। क्यों? इसका रीजन है प्रोफेज 1, जहां पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर वाला इवेंट होता है। ओके, तो प्रोफेज 1 ये मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लिकेटेड फेज रहता है, जिसको कि हमने समझने के लिए 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया है। एंड इन 5 सब स्टेजेस को रिमेम्बर रखने के लिए हमने कुछ एक शॉर्ट ऐसा सेंटेंस बनाया था, याद है आपको? ले जा पोलिस डेयरी डेयरी मिल्क। ओके, ले लेप्टोटीन, जा जाइगोटीन, पोलिस पैक्टीन, डेयरी डिप्लोटीन, अगेन डेयरी, डाइकाइनेसिस मिल्क। आप लोग पी लो, सेहत के लिए अच्छा होता है। सो लेजा पोलिस डेयरी डेयरी मिल्क, इससे हमने लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस को याद रखा था। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द लेप्टोटीन, तो प्रोफेज 1 में सबसे पहली वाली फेज का क्या नाम होता है? लेप्टोटीन नाम होता है। क्या बताया था मैंने आपको? लेप्टोटीन में क्या होते हैं? सो लेप्टोटीन में देखो बच्चों, क्रोमोसोम्स तैयार हो रहे हैं। इनिशियली जब क्रोमोसोम बनते हैं तब वो लॉन्ग बनते हैं, धीरे 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 जाके शॉर्ट एंड कंडेंस होते जाते हैं। इनिशियली जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर तैयार हुए हैं लाइक दिस, कितने बनेंगे? ऑफ कोर्स 46 बनेंगे। एक डीएनए क्या बनाता है? ये 46 क्रोमैटिड। दूसरा डीएनए भी कॉइल होकर क्या बनाता है? 46 क्रोमैटिड। ऐसे ये क्रोमैटिड जो है इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड, बिकॉज एज दीज 2 डीएनए आर रेप्लिकास, these 2 chromatids of each chromosome are exactly same, so that's why these are the sister chromatid। इनको हमने sister chromatid बोला है। इनको ज्वाइन करने के लिए बीच में यहाँ पर कौन आता है? सेंट्रोमियर आता है। ओके, तो ये लेप्टोटीन फेज खत्म हुआ जहाँ पे क्रोमोसोम्स तैयार हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड वाला फेज कौन सा था हमारा? जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या पढ़ा था हमने? क्रोमोसोम्स क्या होने वाले हैं? यहाँ पे पेयर में आने वाले हैं। ओके, कौन से क्रोमोसोम्स पेयर में आने वाले हैं भाई? जो कि कौन से वाले क्रोमोसोम्स हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, पेयर बनने वाली है बच्चों, पर कौन से वाले क्रोमोसोम की पेयर बनने वाली है? होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन भी हमने वहां पर लिखी है। क्या लिखी है? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स आर होमोलॉगस क्रोमोसोम। मतलब ह्यूमंस में जो 46 क्रोमोसोम बनते हैं वो 23 पेयर में आते हैं। हर एक क्रोमोसोम का जो पेयर है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी जो है वो सेम होता है, और इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब उनके ऊपर जो डीएनए का जीन का सीक्वेंस है वो भी सेम है। तो जेनेटिकली सिमिलर, तो इसके बाद का जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें हम एक्चुअल में वो क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो क्रोमोसोम एक जैसे हैं दिखने में, स्ट्रक्चर में, वो पास में आ गए, पेयर में आ गए हैं, तो इस पेयर को बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। पेयरिंग की ये जो प्रोसीजर है, पेयरिंग की ये जो प्रोसीजर है, इस पेयरिंग की प्रोसीजर को हमने क्या नाम दिया था? सिनेप्सिस। वी कॉल्ड इट एज सिनेप्सिस। पेयर को हमने क्या नाम दिया था? बायवैलेंट। ओके, पेयर इज बायवैलेंट। ऐसे कितने बायवैलेंट बनेंगे ह्यूमंस में? 23 बायवैलेंट बनेंगे। ओके, हर एक बायवैलेंट को स्टेबल करने के लिए इसके बीच में यहाँ पे कहीं पे ये कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या नाम था बच्चों इस कॉम्प्लेक्स का? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ओके, सो हर एक बायवैलेंट के बीच यहाँ पे क्या बनने वाला है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो इस बायवैलेंट को, पेयर को क्या करेगा? यहाँ पर स्टेबलाइज करने वाला है। सो ये हो गया लेप्टोटीन, ये हो गया जाइगोटीन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ होल मियोसिस, दैट इज द पैक्टीन। अब धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर होते जा रही है। ठीक है, ये जो ऐसे सेंट्रियोल्स है ये अपोजिट पोल के तरफ जा रहे हैं। इनके बीच क्या तैयार होते जा रहा है? स्पिंडल फाइबर। ओके, आप जस्ट सोच रहे होंगे कि मैं ये सब फिर से क्यों ड्रॉ कर रही हूँ। अदरवाइज लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा है उसका स्लाइड भी यहाँ पे ओपन कर देते थे और आपको जस्ट समझाते थे तो भी काम चल जाता था। बट दिस इज बिकॉज मेरे ऑफलाइन लेक्चर में भी मैं बच्चों को हमेशा बताती हूँ कि अगर टीचर आलस करेगा तो बच्चों को तो रीजन ही चाहिए रहता है आलस करने के लिए। ठीक है, तो ये काइंड इस मतलब आई डोंट लाइक एक्चुअली कि जो पीछे पढ़ाया था वो फिर यहाँ पे ओपन कर दो, देखो ये ऐसे ऐसे था। नहीं, मैं जब फिर से पढ़ा रही हूँ उस एनर्जी से ही पढ़ाना होगा जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सेम एनर्जी हमको रिवीजन में भी रखनी होगी, तो इस सेम एनर्जी आप लोग भी मेंटेन कर पाएंगे फिर वो टॉपिक समझने में और पढ़ने के लिए। ओके, चलो ध्यान दो यहाँ पर। तो फिर पैक्टीन फेज आते आते क्या हो रहा है यहाँ पे? पैक्टीन में भी इनिशियली जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे लॉन्ग थे अब धीरे धीरे कंडेंस होते जा रहे हैं, शॉर्ट होते जा रहे हैं। ओके, ऐसे ऐसे ये कंडेंस हो रहे हैं, थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया है। ओके, तो थोड़ा उसको हम ना शॉर्ट कर देते हैं।
देखो तो इनिशियली अभी क्या होते जा रहा है, ऐसे शॉर्ट होते जा रहे हैं, कंडेंस होते जा रहे हैं। एक क्रोमोसोम के दो पार्ट, मतलब ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड, बिकॉज एक क्रोमोसोम के दो पार्ट मतलब क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। बट ये जो मैंने ड्रॉ किया इसमें अगर हम देख रहे हैं तो आजू बाजू के क्रोमोसोम के ये जो दो रहते हैं, ठीक है, ये जो दो है इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। देखो बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये क्या है, दो, एक क्रोमोसोम के दो पार्ट सिस्टर क्रोमैटिड, आजू बाजू के दो क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। इसीलिए इतना ज्यादा जोर देके रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि दिस इज द ओनली पोर्शन विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मियोसिस। ये समझ में आ जाता है ना तो आगे का बहुत इजी होता है सब कुछ, इसलिए ठीक है। सो क्या होगा कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच यहाँ पे क्या हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। ओके, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर लिया है यहाँ पर। सो दे अंडरगोस क्रॉसिंग ओवर। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, चायस्मेटा। क्रॉसिंग ओवर हुआ मतलब इन्होंने अपनी जीन्स का अदला बदली किया है ताकि जो गमेट्स बने वो नए कॉम्बिनेशन के बन पाए और आने वाला हर एक बच्चा जो है सेम पेरेंट का वो अलग दिख पाए, ठीक है। तो ये क्या हुआ था हमारे यहाँ पे, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम बने, जाइगोटीन में पेयर में आया, पैक्टीन में उनमें क्या हो चुका है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। ओके, अब ये वाला जो नेक्स्ट वाला फेज है अपना, इसको हम क्या नाम देते हैं, डिप्लोटीन, ठीक है। सी, ये वाला क्या था, लेप्टोटीन। ये वाला हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, जाइगोटीन। दिस इज व्हाट, पैक्टीन, एंड नाउ दिस इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, काम हो गया, काम होने के बाद लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं। मतलब जैसे क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये जो क्रोमैटिड्स है, ये क्रोमैटिड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स में आपस में क्रॉसिंग ओवर हो गया था, नाउ दीज सिस्टर क्रोमैटिड्स विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, रिपेल कर रहे हैं। जस्ट इतना ही हुआ है डिप्लोटीन में, और कुछ नहीं हुआ है। अगेन ये सेंट्रोमियर अपोजिट पोल के तरफ जाते हुए आपको दिखाई देगा, इन बिटवीन स्पिंडल फाइबर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ऐसा था पैक्टीन जहां पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से क्रॉस ओवर हुए थे, डिप्लोटीन में ऐसे हो गए, एक आपस में एक दूसरे को उन्होंने दूर ढकेल दिया है। सो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर चायस्मेटा इज नाउ क्लियरली विजिबल। सो ये हो गया यहाँ पे डिप्लोटीन। उसके बाद जो लास्ट वाला फेज है दैट इज नोन एज अ डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में अगेन देखो हम यहाँ पे ये ऐसे बताते हैं डॉट डॉट में, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ऑलमोस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते जा रही है, डिसअपीयर होते जा रही है, ठीक है। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आपको और प्रोमिनेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड अब क्या होता है डाइकाइनेसिस में, तो ये जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है चायस्मेटा, इट गेट शिफ्ट टू दी एंड, ऐसे चला जाता है। उसको क्या बोला था बच्चों, याद करो, यस, टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है का मतलब क्या होता है कि ये कुछ इस तरीके से होगा। जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर था हमारा चायस्मेटा, कहाँ पे चला गया है बच्चों, वो एंड पर चला गया है, ठीक है। चायस्मेटा जो है एंड पर है। अभी भी देखो आप, ये बाइवैलेंट क्रोमोसोम का पेयर एंड पर हमको अटैच दिखाई देता है। एंड जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो चुका है उसको हम लोग, मतलब रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो गया, जीन्स ने अपनी अदला बदली कर ली है, उस जगह पे ये हमको क्या दिखाई देता है, रिकॉम्बिनेशन, की यहाँ पे जीन्स अदला बदली हो गए थे, यहाँ पे कुछ नया कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर तैयार हो रहा है, ठीक है। तो इस फेज को हमने क्या नाम दिया है बच्चों, देन डाइकाइनेसिस। दिस इज नोन एज डाइकाइनेसिस। समझ में आया आप लोगों को? तो ये जो प्रोफेज 1 है, यहाँ पे क्रोमोसोम बने, पेयर में आए, क्रॉसिंग हुआ, क्रॉसिंग होने के बाद वो बाइवैलेंट रिपेल हो गए और अभी भी ऐसे एंड पर वो अटैच है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं प्रोफेज 1 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मियोसिस 1। मियोसिस 1 में वी हैव कंप्लीटेड प्रोफेज 1। अभी प्रोफेज 1 खत्म होने के बाद नेक्स्ट वाला फेज कौन सा होगा बच्चों, मेटाफेज 1। क्या होने वाला है मेटाफेज 1 में, जैसे कि माइटोसिस में भी बताया था कि मेटाफेज में होता है अरेंजमेंट। मेटाफेज में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप लोग की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है। ये जो सेंट्रियोल्स है, ये एक सेंट्रियोल देखो यहाँ पर है, दूसरा सेंट्रियोल देखो आप यहाँ पर है।
ओके, दोनों जो सेंट्रियोल्स है ये अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को अरेंज करते हैं, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अरेंज करते हैं। यहाँ पर मियोसिस 1 में, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम्स अभी भी पेयर में है। ओके, याद है यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स अभी भी पेयर में है, अटैच है। ओके, सो इन दिस मियोसिस 1, मेटाफेज 1, क्रोमोसोम जो कि पेयर में है ये एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, अरेंज करते हैं। दे अरेंज देमसेल्व्स। कहाँ पे अरेंज करेंगे, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब जो बीच में है वहां पे। ओके, तो देखो क्रोमोसोम्स ऐसे ये एक दूसरे को अटैच है और इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो रहे हैं, पेयर में अरेंज हो रहे हैं। सबसे मेन बात, तो क्रोमोसोम्स आर गेटिंग अरेंज्ड इन अ पेयर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि दे आर अरेंजिंग इन हॉरिजॉन्टल मैनर। यस, ये जो क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पर अरेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कैसे अरेंज हो रहे हैं ये भाई, हॉरिजॉन्टली अरेंज हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हॉरिजॉन्टली अरेंज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में वर्टिकली अरेंज हुए थे, पेयर में अरेंज हुए थे क्या? नहीं, एक एक अलग अलग अरेंज हुआ था। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और पेयर में अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब इन क्रोमोसोम्स को पकड़ने के लिए, कैसे हवा में थोड़ी ना तैरने वाले हैं, कुछ तो उनको पकड़ के रखेगा, तो उनको पकड़ने का काम कौन करता है? फाइबर। कौन से वाले फाइबर करते हैं? स्पिंडल फाइबर। किसने बनाए हैं स्पिंडल फाइबर? तो हमारा ये जो सेंट्रियोल है यही बनाता है वो स्पिंडल फाइबर्स को। ठीक है, कैसे बनते हैं? तो देखो ध्यान दो, सेंट्रियोल टू सेंट्रोमियर, ये सेंट्रियोल टू सेंट्रोमियर। यहाँ पे हम और एक बात रिप्रेजेंट करना भूल गए हैं, यहाँ पे हमको क्या दिखाना है? रिकॉम्बिनेशन, ये नहीं भूलना है। वी हैव टू ऑलवेज रिप्रेजेंट दिस रिकॉम्बिनेशन। देखो डायग्राम जितनी करेक्ट ड्रॉ करेंगे ना उतना अंडरस्टैंडिंग आपका बाद में करेक्ट होगा। तो ये क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सेम वही नाम है इन फाइबर्स का, सेंट्रियोल टू सेंट्रोमियर। जो ये अटैचमेंट का काम करते हैं इनको हम नाम देते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। क्रोमोसोमल फाइबर्स क्या करते हैं? सेंट्रियोल को सेंट्रोमियर से अटैच करते हैं। क्लियर, समझ में आया? दूसरा, एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल के तरफ, ये जो ऐसे डॉट डॉट में जा रहे हैं एक से दूसरे सेंट्रियोल के तरफ, इनको हम क्या नाम देते हैं? नॉन क्रोमोसोमल फाइबर्स बोल सकते हैं, या फिर दो पोल के बीच में है, सो वी कैन कॉल देम एज द इंटरपोलर फाइबर्स। दो पोल के बीच इंटरपोलर फाइबर बोलेंगे। सेंट्रियोल से ये जो रेडिएट होने जा रहे हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल रेज सेंट्रियोल से रेडिएट हो रहे हैं इधर उधर। ठीक है, ये जो ऐसे रेडिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दीज आर एस्ट्रल रेज। ठीक है, ये जिसमें दिखते हैं उसको एस्ट्रल डिवीजन भी बोलते हैं। तो ये है कौन सा वाला फेज? मेटाफेज 1। कुछ क्या हुआ? जस्ट कुछ नहीं हुआ, क्रोमोसोम्स पेयर में थे, अरेंज हो गए हॉरिजॉन्टली पेयर में। क्लियर, समझ में आया? इसके बाद चलो नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फेज का क्या नाम होगा हमारे? एनाफेज 1। ओके, मियोसिस 1 में एनाफेज 1 क्या होगा भाई? एनाफेज 1 में एनाफेज तो सबसे शॉर्ट रहता है, यहाँ पे भी वो शॉर्ट ही रहने वाला है। अगेन ये सेंट्रियोल्स जो है अपोजिट पोल के तरफ हम ऐसे दो सेंट्रियोल यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, एस्ट्रल रेज सेंट्रियोल से निकलते हुए ये एस्ट्रल रेज है। अब क्या होगा देखो, प्रोफेज में क्रोमोसोम बनते हैं, मेटाफेज में अरेंज होते हैं, एनाफेज में सेपरेट होते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, एनाफेज में सेपरेट होने वाले हैं क्या? क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। कैसे? तो ये जो एंड पर अटैच है ना ये एक दूसरे से छूट जाएगा और ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये जो क्रोमोसोम का पेयर अभी भी एक दूसरे को एंड में अटैच है ना, ये छोड़ देगा और ये जो है ना ये ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब जब भी ये क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको माइटोसिस में भी बताया था, कुछ तो है जो उनको खींचने वाला चाहिए और कुछ तो है जो उनको ढकेलने वाला चाहिए। ठीक है, सो देखो पहले हम यहाँ पे जो सेपरेटेड क्रोमोसोम्स है ये कैसे दिखाई देंगे, तो वो थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखो क्या सेपरेट हुए थे? क्रोमोसोम्स सेपरेट हुए थे। ठीक है, ये ऐसे सेपरेट होते हुए क्रोमोसोम्स यहाँ पर बताए जाएंगे। ठीक है, एक क्रोमोसोम के दो पार्ट, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सिस्टर क्रोमैटिड्स। डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करेंगे,
अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रहेगा। अभी कलरफुल पेन से माइटोसिस मियोसिस की डायग्राम ड्रॉ किया कीजिए, मतलब बाद में अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी बनी रहेगी। सिर्फ डायग्राम देख भी लेते हैं तो भी आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा वहां पर, ठीक है। तो ये हमने एक एक इसमें क्रोमैटिड में क्या ड्रॉ किया है, ये रिकॉम्बिनेशन, याद है आपको, रिकॉम्बिनेशन ड्रॉ किया है, ठीक है। अब देखो देखते हैं कि क्रोमोसोम सेपरेट कैसे हो रहे हैं। तो इनको कोई तो भी खींचता है, कौन खींचता है क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ, ये सेंट्रियोल टू सेंट्रोमियर, क्या नाम है भाई इनका, क्रोमोसोमल फाइबर। ये देखो ये जो क्रोमोसोमल फाइबर्स है ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ ना खींचते हैं, अपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं। कौन खींचते हैं, क्रोमोसोमल फाइबर्स खींचते हैं, सो दैट ऐसे वो कॉन्ट्रैक्ट होते होते क्रोमोसोम्स दूर दूर जा रहे हैं, क्लियर। तो क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल के तरफ कौन खींचता है, क्रोमोसोमल फाइबर्स खींच लेता है, सो दे आर गोइंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, क्लियर विद दैट कंसेप्ट, ओके। अब इनको कोई तो भी ढकेलने वाला चाहिए, उनके बीच कोई तो भी फाइबर ऐसे चाहिए जो उनको ढकेलेंगे, कौन ढकेलेंगे, तो क्रोमोसोम्स के बीच देखो ये नए वाले फाइबर यहाँ पर तैयार होते हैं, जो क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं ना उनके नीचे नए वाले फाइबर तैयार हो रहे हैं जो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं। इनको हम क्या नाम देंगे, इंटर क्रोमोसोमल फाइबर। सेम हमने माइटोसिस में भी लेवल किया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, समझ में आया। तो क्रोमोसोमल फाइबर विल पुल, इंटरक्रोमोसोमल फाइबर विल पुश, क्लियर। क्रोमोसोमल फाइबर विल पुल, इंटरक्रोमोसोमल फाइबर विल पुश द क्रोमोसोम्स। ऐसे करके एनाफेज 1 में ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स है दे आर गेटिंग सेपरेटेड। याद रखना है कि 23 क्रोमोसोम्स एक पोल की तरफ जा रहे हैं एंड 23 क्रोमोसोम्स दूसरे पोल की तरफ आ रहे हैं इन ह्यूमन सेल डिवीजन। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज हो गया। अभी लास्ट वाला फेज यहाँ पर कौन सा वाला रहने वाला है बच्चों, टीलोफेज 1, ओके। कैरियोकाइनेसिस में लास्ट वाला क्या है, टीलोफेज 1। जैसे कि हमने माइटोसिस में भी समझा था, सेम मियोसिस में भी टीलोफेज 1 में वही सारी चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है टीलोफेज 1 में, देखो ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि गायब हो गया था, कब, प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट हो गया था, रिफॉर्म हो जाता है। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रिफॉर्म हो गया है, एक मदर न्यूक्लियस डिवाइड होकर यहाँ पर टीलोफेज में क्या दिखाई देते हैं आपको, 2 डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। टीलोफेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, ओके। जो सेंट्रियोल्स है, एक सेंट्रियोल देखो एक की तरफ चला गया, दूसरा सेंट्रियोल यहाँ पे दूसरे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। देन अब बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान दो, 23 क्रोमोसोम जो कि एक पोल की तरफ चले गए थे, अगर आप इनकी तरफ ध्यान देते हैं तो ये जो 23 क्रोमोसोम्स है एक पोल की तरफ जाने वाले, इनमें 23 क्रोमैटिड येलो वाले हैं एंड 23 क्रोमैटिड ग्रीन वाले हैं। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। 23 क्रोमोसोम्स जो सेपरेट हो रहे हैं इनमें, इन 23 क्रोमोसोम्स में 23 क्रोमैटिड येलो वाले हैं एंड 23 क्रोमैटिड क्या है, ग्रीन वाले। मैंने सबसे पहले दिन पहले लेक्चर से अब तक आपको एक चीज बताई कि जब डीएनए कॉइल होता है कितने क्रोमैटिड बनते हैं, 46। फिर एक बार याद करो, डीएनए जब कॉइल होता है कितने क्रोमैटिड बनते हैं, 46। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि ये जो 23 क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जा रहे हैं उनमें 23 क्रोमैटिड्स कौन से हैं, येलो वाले हैं। 23 येलो क्रोमैटिड मतलब क्या हो गया, हाफ डीएनए। समझ में आया ना, 1 डीएनए कॉइल होकर कितने क्रोमैटिड बनते हैं, 46। 46 क्रोमैटिड इक्वल्स टू 1 डीएनए। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं, येलो 23 क्रोमैटिड एक तरफ आ रहे हैं, मतलब कितना डीएनए हुआ, हाफ डीएनए हुआ। समझ में आ रहा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपकी क्लियरली। तो देखो ध्यान दो, हम यहाँ पे कैसे दिखाई देंगे, फिर कैसे ड्रॉ करेंगे कि दिस इज हाफ येलो डीएनए ऑन बोथ द साइड, ठीक है। देन दिस इज हाफ डीएनए ऑन बोथ द साइड, ये एक डीएनए बन गया है यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर दोनों जगह पर क्या शो करना है, बीच में रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन भी हुआ है। अब किसी एंगल से आपको ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है क्या, ऑफ कोर्स नॉट। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता, अगर येलो कलर का डीएनए एक सेल में, ग्रीन कलर का दूसरे सेल में, जैसे माइटोसिस में हुआ था, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई तैयार हो चुके हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अगेन वो न्यूक्लियोलस जो रहता है वो भी यहाँ पे आ गया है। अब
क्या होता है बताओ, टेलोफेज 1 के बाद क्या होने वाला है, साइटोकाइनेसिस 1। तो मैंने ये आपको माइटोसिस में पढ़ाया था, माइटोसिस के लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा नीचे, आप देख लेना कि वहां पे मैंने साइटोकाइनेसिस किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसा होता है, बहुत ही सिंपल। क्या होगा एनिमल सेल में, ये दो सेल है, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, और ये दो सेल, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लीवेज। फॉर एनिमल सेल दिस इज नोन एज अ क्लीवेज, क्लीवेज हुआ। एंड दो मतलब ऐसे यहाँ पे क्लीवेज होगी, जो दो सेल है वो अलग अलग हो गए। लेकिन प्लांट सेल के ऊपर में क्या प्रेजेंट रहती है, सेल वॉल रहती है। ओके, सो प्लांट सेल के ऊपर आपको सेल वॉल दिखती है, इसीलिए प्लांट सेल जो है ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकते हैं क्या, नहीं। इसीलिए प्लांट सेल में फिर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, बहुत ही अलग तरीके से। कौन सा अलग तरीका, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जानते हैं हम सब लोग, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो वेसिकल्स होते हैं, वो वेसिकल्स यहाँ पे ऐसे कुछ ज्वाइन होते हैं बीच में, एंड दिस इज नोन एज अ फ्रैग्मोप्लास्ट। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के वेसिकल्स ज्वाइन होकर फ्रैग्मोप्लास्ट बनेंगे। ये फ्रैग्मोप्लास्ट यहाँ पे सेल प्लेट बनाता है, एंड ये जो सेल प्लेट है लाइक दिस वे इट डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ द टू सेल। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंड मैंने जैसे कि यहाँ पर भी लेबल किया हुआ है कि ये जो दो सेपरेटेड सेल है, इसमें हमें कुछ इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रिकॉम्बिनेशन हो चुका है ना, तो रिकॉम्बिनेशन वाला डीएनए हमको यहाँ पर दिखाई देगा। क्लियर। अब वन मदर सेल जो डिवाइड हुआ उसको डिप्लॉइड बोला था, और ये जो दो सेल है इनको हैप्लॉइड हमने क्यों बोला, अभी आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो फिलहाल ये आपको यहाँ पे इतना समझ में आया है, ऐसा समझ के चलते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। ओके, आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। सो मूविंग टुवर्ड्स द मियोसिस 2। अब देखो जैसे मियोसिस 1 खत्म हो गया, एक सेल से डिवीजन से ये दो डॉटर सेल्स बन चुके हैं, जिनको हम लोग हैप्लॉइड बोलेंगे। हैप्लॉइड क्यों बोलेंगे, थोड़ी देर में क्लियर करवा देते हैं आपका। तो वन डिप्लॉइड मदर सेल डिवाइड होकर दो हैप्लॉइड डॉटर सेल बन चुके हैं। अब ये जो दो हैप्लॉइड डॉटर सेल है ये आगे मियोसिस 2 में जाएंगे 4 होने के लिए, लेकिन थोड़ा रुकेंगे, थोड़ी सांस लेंगे, थोड़ा पॉज लेंगे। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 आने वाला है, 2 के 4 बनने वाले, लेकिन बीच में थोड़ा ये पॉज देते हैं यहाँ पे। ओके, ये जो थोड़ा पॉज यहाँ पे होने वाला है ना, इस पॉज को बोलेंगे हम इंटरकाइनेसिस। क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस इज अ पॉज, और उस पॉज के बाद क्या शुरू होने वाला है यहाँ पर, मियोसिस 2। क्लियर। थोड़ा पॉज होगा अभी बीच में, और थोड़ा पॉज के बाद में क्या शुरू होने वाला है, मियोसिस 2 शुरू होने वाला है। चलो मियोसिस 2 स्टार्ट करते हैं, पॉज हमारा भी खत्म हो चुका है। ओके, इंटरकाइनेसिस हो गया है, इंटरकाइनेसिस मतलब पॉज। ओके, और फिर बाद में क्या शुरू हो गया है, मियोसिस 2 शुरू हो गया है। अब मियोसिस 1 के एंड में हमारे पास में दो डॉटर सेल्स हैं जो हमने यहाँ पे ये बताए हैं। ओके, इन दोनों डॉटर सेल में क्या शुरू होने वाला है, मियोसिस 2। मियोसिस 2 में पहला फेज हमेशा की तरह कौन सा रहने वाला है बच्चों, प्रोफेज 2। ठीक है, मियोसिस 2 में हमेशा की तरह पहला वाला फेज कौन सा रहने वाला है, प्रोफेज 2। क्या होने वाला है प्रोफेज 2 में बताओ, क्रोमोसोम्स बनेंगे, दो डीएनए मिलकर भाई कितने क्रोमोसोम्स बनते हैं बच्चों, दो डीएनए मिलकर कितने क्रोमोसोम बनते हैं, 46। यही मैंने पढ़ा है ना अब तक आपको कि दो डीएनए है, दो डीएनए मिलकर 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। एक डीएनए 46 क्रोमैटिड, दूसरा भी 46 क्रोमैटिड, 46 क्रोमोसोम बनते ही हमने अब तक पढ़ा। अब हमारे पास, ध्यान से सुनो, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनो, अब हमारे पास दो डीएनए नहीं है, दो डीएनए नहीं है। वी हैव दिस वन डीएनए इन वन सेल एंड दिस वन डीएनए इन अनदर सेल, और ये एक एक ही है, इसका रेप्लिकेशन वगैरह भी नहीं होने वाला। हमारे पास ये दोनों डॉटर सेल में कितना डीएनए है, जस्ट 1 and 1, वो भी रिकॉम्बिनेशन वाला है, हाफ ब्लू हाफ येलो एंड हाफ ग्रीन वाला है। समझ में आया। तो हाफ येलो वाला ये जो डीएनए है, ये जब कॉइल होगा कितने क्रोमैटिड बनेंगे, 23। हाफ ग्रीन वाला जो डीएनए है ये जब कॉइल होगा कितने क्रोमैटिड बनेंगे, 23। तो क्रोमोसोम कितने बनेंगे ना, येलो वाला 23 क्रोमैटिड, ग्रीन वाला 23 क्रोमैटिड, कितने क्रोमोसोम बने, 23। क्लियर। तो ये जो सेल आगे डिवाइड होने के लिए
मियोसिस 2 में कितने क्रोमोसोम बनाएगा? 23। तो जो सेल 23 क्रोमोसोम बनाता है दैट इज व्हाट हैप्लॉइड मीन्स। समझ में आया आपको? ओके जब सेल डिवाइड होने के लिए 46 क्रोमोसोम बनाता था दैट मदर सेल वाज डिप्लॉयड। लेकिन ये सेल डिवाइड होने के लिए जब 23 क्रोमोसोम बनाता है ना दिस सेल इज हैप्लॉइड। क्लियर अबाउट द कंसेप्ट? बहुत ही सिंपल है। डिवाइड होते वक्त 46 क्रोमोसोम बनाते हैं, आप बिल्कुल आंख बंद करके बोल सकते हैं कि यस वो है डिप्लॉयड। डिवाइड होते वक्त वो 23 क्रोमोसोम्स बनाता है, बिल्कुल आंख बंद करके बोल दीजिएगा यस दैट इज हैप्लॉइड। क्लियर बच्चों? समझ में आया ये? ओके चलो अभी आगे का बहुत ही अच्छे से आपको सिंप्लीफाइड वे में बताते हैं। तो ये जो दो डॉटर सेल्स थे दोनों कहाँ पे चले गए हैं? नाउ इन प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में अगेन प्रोफेज में क्या होता है बच्चों? क्या बोला है मैंने? प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स बनते हैं। अब यहाँ पे हम इनिशियल प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज वगैरह ऐसा नहीं करने वाले हैं। ओके अब यहाँ पे ये डिवीजन बहुत आगे फास्ट बढ़ने वाला है। तो देखो मियोसिस 2 में क्या हो गया कि ये प्रोफेज है और प्रोफेज में यहाँ पे क्रोमोसोम्स ना तैयार हो चुके हैं। कितने? तो येलो कलर के 23 क्रोमैटिड्स बन गए थे भैया, ठीक है। ग्रीन कलर के कितने बन गए थे? 23 क्रोमैटिड्स, क्योंकि ये हाफ हाफ ही हमारे पास में था। लेकिन ये ऐसे पूरे प्लेन बताएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। इनके क्रोमैटिड्स में हमको क्या बताना है? ये रिकॉम्बिनेशन बताना है। क्लियर? तो यहाँ पर प्रोफेज 2 में हर एक डॉटर सेल ने क्या बनाए हैं? 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल, और इसीलिए ये दोनों भी क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड हो जाते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? तो प्रोफेज में वही देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डॉट डॉट में बताई है क्योंकि वो डिजेनरेट हो रही है, ठीक है। सेंट्रियोल्स अगेन हम वही बताएंगे कि सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल के तरफ जाते हुए एंड बीच में उनके ये स्पिंडल फाइबर्स बनते हुए। तो प्रोफेज 2 में क्या हुआ? क्रोमोसोम्स बने। प्रोफेज 2 में क्या हुआ? क्रोमोसोम्स बने। ओके आगे चलते हैं। आगे क्या होगा प्रोफेज 2 के बाद में? बताइए। मेटाफेज 2 है ना। प्रोफेज के बाद क्या आता है? मेटाफेज आता है। तो प्रोफेज 2 के बाद क्या आएगा? मेटाफेज 2। क्या होगा मेटाफेज 2 में? हमेशा प्रोफेज में क्रोमोसोम बनते हैं, मेटाफेज में अरेंज होते हैं। अगेन अब यहाँ पे अरेंज कैसे होंगे? कैसे होंगे? देखो मियोसिस 1 में ये पेयर में थे, प्रोफेज 1 के एंड में भी पेयर में थे, तो इसीलिए मियोसिस 1 में अरेंज कैसे हुए थी ना? पेयर हॉरिजॉन्टली। बट अभी पेयर में है क्या? बिल्कुल नहीं। 23 दोनों डॉटर सेल्स में बन चुके हैं, तो पेयर में अरेंज होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मेटाफेज 2 में यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है दे विल बी अरेंज इन अ सिंगल वर्टिकल मैनर, जैसे कि माइटोसिस में हुआ था। माइटोसिस में आप याद करो फर्क ये था कि माइटोसिस में 46 बने थे और वो वर्टिकली सिंगल अरेंज हुए थे। ओके सो सेम वैसा ही यहाँ पर क्या होने वाला है? ये जो क्रोमोसोम्स है इनको हम लोग कैसे अरेंज करने वाले हैं? वर्टिकली अरेंज करने वाले हैं। हर एक सेल में कितने अरेंज होने वाले हैं बच्चों? 23 अरेंज होने वाले हैं। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं? वर्टिकली अरेंज होते हैं। क्यों वर्टिकली अरेंज होते हैं? बिकॉज वो पेयर में नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये 23 ऐसे यहाँ पे देखो आप वर्टिकली अरेंज हो चुके हैं। इनको पकड़ने के लिए कौन काम करता है बच्चों? यहाँ पर अगेन स्पिंडल फाइबर के यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं? अगेन सेंट्रियोल टू सेंट्रोमियर। कौन से वाले फाइबर बताए थे? क्रोमोसोमल फाइबर। फिर लेबलिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत बार हम लेबल कर चुके हैं। सेंट्रियोल टू सेंट्रोमियर क्या बोलेंगे बच्चों? क्रोमोसोमल फाइबर। एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक, ये पोल तक क्या बोलते हैं उसको हम? नॉन क्रोमोसोमल या फिर इंटरपोलर फाइबर, ठीक है। तो क्रोमोसोमल फाइबर देखो कैसे पकड़ के रखा है इनको वर्टिकली। प्लस एक चीज हमेशा भूलना नहीं है, इनमें हमें ये रिकॉम्बिनेशन बताना है। ओके क्लियर विद द कंसेप्ट? तो मेटाफेज में अरेंज हो गए। अब उसके बाद कौन सा वाला फेज आएगा बच्चों? मेटाफेज के बाद के फेज का नाम क्या रहता है? एनाफेज 2। अगेन इट इज द शॉर्टेस्ट फेज एनाफेज 2 और बहुत ही
यहाँ पे इजी रहने वाला है ये, जैसे माइटोसिस में था वैसे। क्या होने वाला है, जस्ट ये जो सेंट्रोमियर है ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड। ठीक है, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएंगे, क्रोमैटिड खींचे जाएंगे। येलो कलर के क्रोमैटिड एक तरफ, ग्रीन कलर के क्रोमैटिड एक तरफ। समझ में आया? देखो फिर से ध्यान दो, ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अगेन एनाफेज 2 में हमेशा की तरह सेपरेशन ही होने वाला है। मियोसिस 1 में जो क्रोमोसोम पेयर में थे वो सेपरेट हो गए। ठीक है, मियोसिस 1 में ये जो क्रोमोसोम पेयर में थी एनाफेज में क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए। पेयर वाले सेपरेट हो गए हैं एनाफेज 1 में। ठीक है, और एनाफेज 2 में अब क्या होने वाला है बच्चों, देखो ध्यान दो। तो एनाफेज 2 में क्या होने वाला है, ये जो क्रोमोसोम है इसके क्रोमैटिड सेपरेट होने वाले हैं। क्रोमैटिड सेपरेट होने के लिए कौन डिवाइड होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। देखो, और ये अगेन ऑलरेडी हम लोग माइटोसिस में ऐसे ही पढ़ चुके हैं। सो देखो बच्चों, यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या हो गया है, यहाँ पर डिवाइड हो चुका है ऑलरेडी। तो सेंटर का सेंट्रोमियर देखो डिवाइड हो चुका है। ये डिवाइड होने के बाद इस सेंट्रोमियर को क्या अटैच दिखाई देंगे आपको, ये क्रोमैटिड्स अटैच दिखाई देंगे। येलो कलर के सारे क्रोमैटिड्स देखिए आप लोग एक पोल के तरफ जा रहे हैं। ग्रीन कलर के सारे क्रोमैटिड्स देखिए आप दूसरे पोल के तरफ जा रहे हैं। अगेन इनके बीच में भूलना नहीं है, क्या दिखाना है आपको, रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि क्या हो चुका है वहां पर, क्रॉसिंग ओवर कब हो चुका है, पैक्टीन में हो चुका है। ओके, अब जैसे ये क्रोमैटिड्स को हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं, अगेन कोई तो भी खींचेगा और कोई तो भी ढकेलेगा। कौन खींचेगा, क्रोमोसोमल फाइबर खींचेगा। देखो ये जो क्रोमोसोमल फाइबर्स है क्रोमैटिड्स को अपोजिट पोल की तरफ क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। These chromosomal fiber will pull the chromatids to the opposite pole। ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे नया कौन तैयार होने वाला है, इंटर क्रोमोसोमल फाइबर। तो इंटर क्रोमोसोमल फाइबर क्या करेगा, इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को पुश करेगा। ठीक है, तो क्रोमोसोमल फाइबर पुल कर रहा है और ये जो इंटर क्रोमोसोमल फाइबर है उसको क्या करते जा रहे हैं, पुश करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से येलो कलर के क्रोमैटिड एक पोल की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन कलर के क्रोमैटिड एक पोल की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको काउंट पूछेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स यहाँ पे कितने थे, 23 थे। ठीक है, सो अगर यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं तो हर एक पोल के तरफ कितने क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं। देखो ध्यान दो, हम लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी आगे आपको समझने वाला है कि गमीट्स आर हैप्लॉइड एंड ज़ाइगोट इज डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है। जस्ट अभी एंड में आपको ये समझने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दो। तो ये जो क्रोमैटिड सेपरेट हुए हैं तो एक पोल के तरफ कितने क्रोमैटिड गए हैं, 23 क्रोमैटिड्स यहाँ पे चले गए हैं। ओके, कौन सी वाली फेज हो गई है, एनाफेज 2 हो गई। ओके, अब लास्ट वाली फेज कौन सी है, टीलोफेज 2 है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, मियोसिस 2 में कौन सा वाला है ये, मियोसिस 2 में कौन सा वाला है, कैरियोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस 2 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब टीलोफेज में अगेन क्या होगा, फिर वही बात जो हमने अब तक के पढ़ी हुई है। देखो टीलोफेज 2 में अगेन ये यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ चुकी है, न्यूक्लियोलस वापस आ चुका है। ठीक है, हमारे ये जो सेंट्रियोल्स है, ये देखो सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल के तरफ एक एक सेल में एक एक सेंट्रियोल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पहुंच गया है। ठीक है, अब क्रोमैटिड खुलकर क्या बनेगा, डीएनए कॉइल होकर क्या बनता है, क्रोमैटिड। तो यहाँ पे क्रोमैटिड खुल के फिर क्या बनेगा, डीएनए। कैसा बनेगा बच्चों, देखो ध्यान दो, ये कितने हैं, 23 क्रोमैटिड्स। ओके, सो देखो ध्यान दो, 23 क्रोमैटिड्स जब खुल जाएंगे तब कितना डीएनए मिलेगा आपको, हाफ डीएनए। ओके, और वो भी हाफ डीएनए में आपको क्या दिखाई देता है, एज इट इज सेपरेट हुआ क्या वो, नहीं, इसमें क्या दिखता है आपको, रिकॉम्बिनेशन दिखता है। ठीक है, वैसे ही दूसरे पोल की तरफ ये जब क्रोमैटिड खुल गया, अगेन क्या दिखाई दे रहा है आपको, रिकॉम्बिनेशन वाला हाफ डीएनए इस पोल की तरफ, यहाँ पर भी आपको दिखता है हाफ डीएनए। ओके, चारों डॉटर न्यूक्लियाई, चारों डॉटर न्यूक्लियाई में कितना डीएनए गया, हाफ 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 हाफ। आगे थोड़ा बस 2 मिनट मेरे साथ में आप बने रहो, आपको समझ में आएगा एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पे। सो देखो टीलोफेज 2 में क्या हुआ, फिर 4 डॉटर न्यूक्लियाई तैयार हो गए विद हाफ हाफ हाफ
डीएनए यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस 2 जो है वो खत्म हो जाता है। अब लास्ट वाला स्टेप कौन सा है? साइटोकाइनेसिस 2। अगेन क्या होता है साइटोकाइनेसिस 2 में? अगर ये एनिमल सेल है, देखो सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट होकर यहाँ पे 2 के 4 हो जाएंगे, ये 2 है, 2 की प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, 2 के क्या बन जाएंगे? 4। लेकिन फिर वही बात कि अगर प्लांट सेल है तो उसके ऊपर क्या है? सेल वॉल। इजीली वो सेपरेट होता है क्या? नहीं, वहां पे बीच में गोल्गी कॉम्प्लेक्स के वेसिकल्स क्या बनाते हैं? फ्रैगमोप्लास्ट, वो बनाता है सेल प्लेट, और सेल प्लेट से ये दोनों प्लांट सेल क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे 2 के कितने हो जाएंगे? 4। एंड आफ्टर साइटोकाइनेसिस 2, तो साइटोकाइनेसिस 2 में साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद वी विल बी हैविंग 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। ये जो 4 गमिट्स है इनमें कितना कितना डीएनए चला गया है बच्चों? हाफ हाफ डीएनए गमिट्स में चला गया है। और वो भी डीएनए कैसा है? यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन वाला डीएनए है। सपोज ये 4 है मेल गमिट्स, हैप्लॉइड गमिट्स। अब एक बात अगेन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हैप्लॉइड क्यों? क्योंकि इसमें हाफ डीएनए ना भैया, हाफ डीएनए जिसको हैप्लॉइड तो बोलेंगे, डिप्लॉइड थोड़ी ना बोलेंगे हम। तो हैप्लॉइड के 2 मतलब होते हैं, आइदर 23 क्रोमोसोम मतलब भी हैप्लॉइड एंड 23 क्रोमैटिड मतलब भी हैप्लॉइड। समझ में आया? डिप्लॉइड का मतलब क्या है कि 2 डीएनए मिलकर 46 क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या है कि आइदर 1 डीएनए 23 क्रोमोसोम बना रहा है या फिर वो हाफ डीएनए हो गया है, 23 क्रोमैटिड हो गया है। तो 23 क्रोमोसोम या 23 क्रोमैटिड मतलब क्या है? हैप्लॉइड। क्लियर? 46 क्रोमोसोम मतलब क्या है? डिप्लॉइड। एक बात क्लियर हुई। अब बहुत ध्यान से देखो आप लोग, सुनिए। सपोज ये मदर गमिट्स है, ठीक है, फीमेल गमिट्स है, मदर के गमिट्स है। मदर के गमिट्स में से कितना डीएनए आया? हाफ डीएनए। ऐसे स्पर्म्स भी बनेंगे, फादर के भी गमिट्स बनेंगे, एंड फादर के गमिट्स में भी कितना डीएनए आएगा? हाफ डीएनए। तो हाफ डीएनए फादर के गमिट का, हाफ डीएनए मदर के गमिट का, दोनों कंबाइन होंगे एंड बनेगा 1 डीएनए जाइगोट में। क्लियर हुआ क्या? कुछ समझ में आ रहा है? देखो ध्यान दो आप लोग बच्चों। ओवम, ठीक है, एंड स्पर्म। यहाँ पे ओवम में कितना डीएनए था? हाफ। स्पर्म में कितना डीएनए था? हाफ। ये दोनों भी हाफ हाफ डीएनए कंबाइन हो गए और ये जो यहाँ पे जाइगोट होगा, जाइगोट में यहाँ पर पूरा कितना डीएनए आएगा? 1 डीएनए। दोनों गमिट्स में डीएनए कितने रहता है? हाफ हाफ। गमिट्स के हाफ हाफ डीएनए कंबाइन होके जाइगोट में कितना डीएनए आता है? 1। ओके, तो ये जो जाइगोट है यहाँ पे जिसमें 1 डीएनए, इसको हम डिप्लॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी ये जाइगोट आगे डिवाइड होने वाला है अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा, डिवाइड होने के लिए डीएनए की कॉपी बनाएगा ना, इंटरफेस में जाएगा और 2 डीएनए मिलकर कितने क्रोमोसोम बनाएंगे? 46 बनाएंगे बच्चों। इसीलिए इस जाइगोट को हमने क्या नाम दिया है? डिप्लॉइड सेल। जाइगोट इज डिप्लॉइड क्यों? क्योंकि इसमें एक जो डीएनए है ना वो डिवाइड होते वक्त रेप्लिकेट करेगा और 2 डीएनए 46 क्रोमोसोम्स बनाएंगे, इसीलिए जाइगोट को बोलते हैं डिप्लॉइड। तो जिस सेल में 46 क्रोमोसोम बनते हैं वो डिप्लॉइड, एंड जिसमें 23 क्रोमोसोम या 23 क्रोमैटिड बनते हैं वो हैप्लॉइड। क्लियर? अब मियोसिस 2 को अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत माइटोसिस का जैसा फीलिंग आएगा। माइटोसिस में भी क्रोमोसोम बने थे, अरेंज हुए थे, क्रोमैटिड सेपरेट हुए थे। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो क्रोमोसोम बने, अरेंज हो गए और क्रोमैटिड इक्वल इक्वल गए ना भैया, इक्वल इक्वल गए हैं, 23 23 23 23 इक्वल इक्वल गए हैं। इसीलिए बहुत बार ये जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 इज आल्सो नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 1 को हमने रिडक्शनल डिवीजन बोला था एंड मियोसिस 2 इज नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। समझ में आया? मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्यों? क्योंकि दोनों भी ये सेल हैप्लॉइड ही थे एंड दोनों डिवाइड होके जो 4 बने, चारों कैसे बने? हैप्लॉइड। क्लियर? एक बार भी रिवाइज करवा दूं आपको। तो देखो
प्रोफेज 1 तो ऑलरेडी खत्म हो गया था, जो हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रिवाइज भी किया। लेप्टोडीन, जाइगोडीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। उसके बाद में फिर मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम्स पेयर में अरेंज हुए थे। एनाफेज 1 में पेयर सेपरेट हो गई थी। और टेलोफेज 1 में 23 क्रोमोसोम्स खुलकर एक डीएनए बन गया था। 23 क्रोमोसोम्स खुलकर दूसरा डीएनए। पर प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे कि ये हाफ हाफ थे, सेम डीएनए नहीं गया था। रिकॉम्बिनेंट वाला डीएनए यहाँ पे जो है वो अलग अलग हो गया था। ओके, फिर साइटोकाइनेसिस के बाद फाइनली यहाँ पे एक मदर सेल के 2 डॉटर सेल्स हो गए। दोनों भी कैसे हैं? हैप्लॉइड। क्यों हैप्लॉइड बोला? क्योंकि आगे जब ये मियोसिस 2 में जाते हैं, मियोसिस 2 में जाने के पहले पॉज दे दे, जिसको इंटरकाइनेसिस बोलेंगे। फिर मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, तो मियोसिस 2 में ये सिंगल डीएनए जो था वो 23 क्रोमोसोम बनाता है इन ईच सेल। So that's why both of these are haploid। ठीक है, फिर प्रोफेज 2 में यहाँ पे डीएनए से क्रोमोसोम बने। मेटाफेज 2 में 23 अरेंज हुए वर्टिकली। एनाफेज में वो क्रोमैटिड सेपरेट हुए। टेलोफेज में खुल गए। 4 न्यूक्लियस में 4 हाफ ऑफ डीएनए गया। साइटोकाइनेसिस के बाद 4 हैप्लॉइड सेल मतलब 4 गमेट, जिनमें हाफ 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 ऐसे 4 डीएनए, ऐसे 2 डीएनए बट गए हैं। ओके, और फिर लास्ट में मैंने बताया कि ऐसा ही हाफ डीएनए मदर गमेट से आता है, हाफ डीएनए फादर के गमेट से आता है। कंबाइन होकर जाइगोट में बनता है 1 डीएनए। जाइगोट इज डिप्लॉइड, क्योंकि आगे डिवीजन होते वक्त वो भी डीएनए को क्या करेगा? रेप्लिकेट। हाँ, सो आई होप आपको मियोसिस टोटल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क मी। एंड आगे का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है उसमें हम एनसीईआरटी को यहाँ पे पैनल पर ओपन करने वाले हैं। एंड लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, सिंगल 1 लेक्चर मतलब 1 शॉट रहेगा वो हमारा। सो 1 शॉट लेक्चर में हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के एनसीईआरटी अच्छे से समझने वाले हैं, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। लेकिन उसके पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको चारों भी वीडियोस अच्छी तरह से देखकर अपनी नोट्स बनाकर ही नेक्स्ट लेक्चर के लिए आना होगा। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ भी नहीं समझेगा अगर डायरेक्ट आप एनसीईआरटी पे जंप करेंगे तो। क्लियर? चलो, बाय बाय।